नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की, जिन पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो मसूरी से विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, महामंत्री कुशाल राणा और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राजनीति से प्रेरित होकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जिसका कोई आधार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई भ्रष्टाचार का सबूत है तो वो जनता के सामने सार्वजनिक करें। साथ ही कांग्रेस पर हवाई राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। मसूरी में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। चुनावी वर्ष है, मेंढक बाहर निकल रहे हैं, बरसात का टाइम भी है। आप ये देख लीजिए कि चाहे पंपिंग योजना हो, मसूरी सड़क का काम हो, आप जॉर्ज एवरेस्ट ले लीजिए, अभी टनल का काम भी शुरू होने वाला है। कई विकास कार्य चल रहे हैं। कांग्रेस बौखला गई है। उन्होंने अपने 10 वर्ष में कुछ नहीं किया। हर बार जनता उनको धुतकार देती है। निराधार है, जीरो है, शून्य है। आज जो अपोजिशन उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रही है, हम उसका खंडन करते हैं। तो हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो आदमी काम करेगा उस पर आरोप लगते रहते हैं। अब जो करेगा उस पर आप आवाज उठाएगा, क्योंकि वो आज जितने काम मसूरी के अंदर हुए हैं और जिस तरीके से विधायक जी हर आदमी के दुख सुख में खड़े हुए हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो यहाँ के पानी के से हो, चाहे एक गरीब लड़की की शादी का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, यहाँ पर ऑक्सीजन बैंक बनाने का हो, यहाँ पर आईसीयू बनाने का हो, डॉक्टर की नियुक्ति करने का हो। देखिए, कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होती हैं और जो आदमी इतना काम करता है उस पर आरोप लगते हैं। बागेश्वर में मंत्री धन सिंह रावत ने विभागों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। साफ तौर पर कहा कि व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। धन सिंह रावत ने बागेश्वर में 200 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक में 2-2 पीएमसी विद्यालय खोले जाएंगे। किसानों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। साथ ही हर अस्पताल में चिकित्सकों के लिए आवास बनाए जाएंगे। विभागों की समीक्षा करने के बाद उन्होंने जिला सहकारी बैंक का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देना उनका उद्देश्य है, जिस पर लगातार काम भी किया जा रहा है। बताने में खुशी हो रही है कि बागेश्वर जिले को 200 बेड का नया हॉस्पिटल हमारी सरकार दे रही है और उसकी ज़मीन भी बहुत जल्दी, आज जिलाधिकारी से भी मेरी बात हो गई है और बहुत जल्दी हम उसके DPR बना के और एक बड़ा काम बागेश्वर ज़िले के लिए हो जाएगा। और साथ में मैंने ये भी कहा है कि जब हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा तो यहाँ से कोई भी मरीज फिर रेफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी जाएंगी। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं और एक बुलेटिन में बात ईडी की बड़ी कार्रवाई की भी कर लेते हैं। दरअसल ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व IAS रामविलास यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उनकी 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को अटैच कर लिया गया है। इनमें 18 करोड़ रुपए की चल और 2 करोड़ रुपए में से भी ज्यादा की अचल संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उत्तराखंड के देहरादून में की है। बता दें कि सरकार के आदेश पर विजिलेंस ने IAS रामविलास यादव की जांच की थी, जिसमें सामने आया था कि रामविलास यादव की साल 2013 से 2016 के बीच ज्ञात स्रोतों से कमाई 78 लाख रुपए थी, जबकि उन्होंने इस दरमियान 21.40 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस पैसे से लखनऊ और देहरादून में कई संपत्तियां जोड़ी गई थी। जब विजिलेंस ने रामविलास यादव से मामले को लेकर जवाब मांगा तो कोई उत्तर नहीं मिल पाया। पिछले साल रिटायर होने से 7 दिन पहले 23 जून को करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बुलेटिन में बात मसूरी की भी कर लेते हैं। दरअसल मसूरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 6 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड पर 6 दुकानों को स्थानीय प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। तेज बारिश के बावजूद भी मसूरी SDM नंदन कुमार की अगुवाई में
स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका परिषद, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे पहले मसूरी एसडीएम नंदन कुमार की अगुवाई में मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड पर 6 दुकानों के दुकानदारों से बात कर उनको अन्य जगहों पर विस्थापित करने की बात कही गई थी। तब दुकानदारों ने दुकानों को खाली कर दिया था, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने बताया कि मसूरी पुरकुल रोपवे परियोजना के तहत पहले मसूरी के शिफन कोर्ट को खाली कराया गया था। अब उसके ऊपरी भाग लाइब्रेरी बस स्टैंड के पास से दुकानों को हटाया गया है। किंग रेट पे जगह है नगर पालिका की। वैसे इसमें माननीय हाई कोर्ट के भी आदेश है कि नगर पालिका परिषद इनको स्थापित करके थे। अभी आपको ऑर्डर दिया जाएगा थोड़ी देर में उसका। हाँ, आप लोग अब सहमति है सब कुछ ये हटाने की? सहमति हम इसलिए तो खाली कर रहे हैं, क्या करें, लड़ेंगे। कोई दबाव तो नहीं है आप लोगों पर? ना दबाव किसी का नहीं, दबाव हमें क्या मतलब दबाव, हम कहते तोड़ दे, दबाव से क्या मतलब है। शांतिपूर्वक तरीके से पर मान्यवर आपसे आइए, उसके बाद जब कागज आ जाएगा वो भी देंगे और सब आपसे वार्ता की जाएगी। तो कहीं पूर्व में भी नगर पालिका के बोर्ड में प्रस्ताव भी था रिहेबिलिटेशन के लिए, और क्योंकि यहाँ पे रोपवे के लिए लैंड चाहिए तो लोगों से बात की गई और नगर पालिका का भी इसमें सहयोग लिया गया और इसमें जो है इनको रिहेबिलिटेट भी किया जा रहा है। हमारी फोर्स भी थी, तो उसी क्रम में है और सारी दुकानें जो है वो खाली होकर पर्यटन विभाग को आज कब्जा दे दिया जाए। जगह भी काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हो, जंक्शन मेन जो गांधी चौक के पास है और यहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी है और ये दुकानें भी काफ़ी पुरानी थी। तो इसमें चैलेंज यही था कि इनको जो है अच्छे से हो जाए और सबका, क्योंकि इनकी लाइवलीहुड का भी सवाल था, तो उस हिसाब से। बुलेटिन में बात देहरादून के विकास नगर की भी कर लेते हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग और हिंदू संगठन आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। तो देहरादून के विकास नगर बाजार चौकी के बाहर हिंदू संगठन और विशेष समुदाय के लोगों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने 2 हिंदू लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी, जिससे हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने भी आ गए थे। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोतवाली विकास नगर का घेराव किया और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए नजर आए। वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने भी पुलिस चौकी बाजार का घेराव कर जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। को छेड़खानी किए जाने को लेकर एक हमें तहरीर प्राप्त हुई थी, हमारे द्वारा अभी पंजीकृत कर दिया गया। साथ ही दूसरे पक्ष द्वारा भी उनका ये कहना है कि दूसरे पक्ष ने आके उनके घर में मारपीट की गई। इस संबंध में भी हमको तहरीर प्राप्त हो गई है, क्योंकि अभी वो पंजीकृत किया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में थोड़ी सी उत्तेजना हुई। कुमाऊं में केवल एक महिला चिकित्सालय है और ये चिकित्सालय भी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुमाऊं के एकमात्र महिला चिकित्सालय में रोजाना ओपीडी और प्रसव के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की खासी कमी है, जिससे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्टाफ नर्स के 19 पदों में से 12 खाली हैं, सिर्फ 7 स्टाफ नर्स की तैनाती की गई है। महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर उषा जंगपांगी से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा वक्त में कुछ स्टाफ और चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन अभी भी स्टाफ पूरा नहीं है। यहाँ गायनोलॉजिस्ट के 8 पदों में सिर्फ 4 पदों पर तैनाती की गई है। सीएमएस ने बताया कि पिछले दिनों अस्पताल को कई नए डॉक्टर मिले हैं, जिसके बाद व्यवस्था दुरुस्त जरूर हुई है, लेकिन रोजाना 250 से 300 के बीच ओपीडी और महीने में 350 से 400 के बीच प्रसव महिला अस्पताल में किए जाते हैं। इसके लिए स्टाफ की कमी एक बड़ी चुनौती है। हमारे स्टाफ के डॉक्टर स्टाफ जो पहले बहुत कम था, अब महानिदेशालय से हमें 2 गायनोलॉजिस्ट भी मिले हैं और 2 एलएमओ भी मिली हैं। तो अभी हमारे पास जो एलएमओज हैं 8 के सापेक्ष हमारे पास 5 हैं, और वैसे ही गायनोलॉजिस्ट भी हमारे पास 8 की सीट है, तो 8 के पद के अकॉर्डिंग 4 हमारे पास हैं, और एक हमारे पास ये बेस हॉस्पिटल से भी अटैच्ड है, तो 5 हो गए। और स्टाफों की बता देती हूँ, स्टाफों की कमी है हमारे पास। क्या कहते हैं, वो 19 की सीट है, 19 में से अभी हमारे पास मात्र 7 लोग हैं। 7 में से फिर अभी अटैचमेंट में 4 या 5 स्टाफ हमारे पास अटैचमेंट में, जिससे हमारा काम चल रहा है। मॉनसून सीजन में लगातार बरसात देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। उधम सिंह नगर में भी बरसात की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मैदानी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव देखने को मिल रहा है, साथ ही नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर के हुली चौराहे से यूपी सीमा से जाने वाला नाला, लोगों ने उस नाले पर अतिक्रमण कर रखा है।
जिससे नाले की सफाई नहीं हो पाती है और मलबा भरा हुआ है। वहीं नगर पंचायत पर मेन नाले की सफाई कई सालों से ना करवाने का भी आरोप लोग लगा रहे हैं, जिससे लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। मकान और दुकानों से लोग बाल्टियों की मदद से पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो सभी एजेंसियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो 2 माह में उन्होंने सपोर्ट करा है। ये हमारे आदिकला संचालन हेतु बहुत ही अच्छा सहयोग किया है। मेडिकल विभाग है, इस समय जिला प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और ऊपर वाले की कृपा से इस बार अप्रिय घटना नहीं हुई। सकुशल 2 माह की यात्रा संपन्न हुई है और हमारा अंतिम बैच 20वां बैच जो है अभी आदिकलाश की आज की डेट में परिक्रमा कर रहा है और दर्शन करके वो वापस गुंजी को आएगा। आगे की रणनीति अभी देखिए, निगम प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा की। नैनीताल में वन विभाग और वन निगम के बीच खींचतान देखने को मिल रही है, जिसका फायदा जंगल माफिया उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वन विभाग और वन निगम के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग ने वन निगम को कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ काटने की परमिशन दी थी, लेकिन इस बीच माफिया चोरी छुपे अवैध रूप से पेड़ों को काटकर ऊंचे दामों में बेच रहे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने अपने कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और जांच के आदेश दिए। वन विभाग की कार्रवाई के बाद वन निगम को भी मजबूरी में अपने कर्मचारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई करनी पड़ी। साथ ही कुछ कर्मचारियों को नोटिस भी दिया गया। वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश पाल का कहना है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, ज्यादा कर्मचारी नहीं है। समय समय पर पुलिस और वन विभाग से सुरक्षा की दृष्टि से मदद भी मांगी जाती है, लेकिन हमारी मदद के लिए वक्त पर कोई नहीं मिलता है। वहीं पूरे मामले में डीएफओ प्रकाश चंद आर्य का कहना है कि वन निगम को समय समय पर सूचित किया जाता रहा है। चोरी छुपे पेड़ों को काटकर निकाले जाने की जानकारी दी जाती रही है, लेकिन वन निगम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। मजबूरन वन विभाग ने कार्रवाई की और माफियाओं द्वारा काटे गए पेड़ों को भी बरामद कर लिया है। तो 2 विभागों के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। कार्रवाई को लेकर के सवाल जवाब दोनों विभाग एक दूसरे से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर अवैध कटान पर अंकुश कब लगेगा, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में पेड़ों के कटान के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग ये जरूर कह रहा है कि जो वन निगम है वो अपनी कार्रवाई से बचता हुआ नजर आ रहा है, जंगल माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। अब बड़ा सवाल ये देखने को मिलेगा कि जिस तरह से विभागीय खींचतान देखने को मिल रही है उस पर अंकुश आखिर लगेगा तो लगेगा कैसे। मई तक वहाँ पर किसी प्रकार की चोरी नहीं थी। 2 लौटें हमने विधिवत समाप्त भी कर दी थी और उसमें किसी प्रकार का वो नहीं हुआ था, कोई अवैध तरीके की गतिविधियाँ नहीं थी। लेकिन अभी ये लास्ट में इस तरीके का संज्ञान आया है कि कुछ अवैध गतिविधियाँ या वो आई हैं। प्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी 3 लॉटों में यूकेलिप्टस ही छपा था। किसी प्रकार की अन्य प्रजाति की हमारे पास कोई सेल लिस्ट नहीं थी, नहीं हमारे द्वारा अन्य प्रजाति की कोई वृक्ष को काटा गया हमारे डीएलएम द्वारा अथवा हमारे कर्मचारियों के द्वारा। किन परिस्थितियों में उनके द्वारा कहा गया है ये तो वही जाने, लेकिन जो भी हुआ वो सब कुछ सभी लोगों ने देखा। वो वन निगम की लॉटों में कटा हुआ माल भी इस तरह से चोरी हुई और लगातार कई बार उनको कहने के बाद भी उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस मजबूरन हमको स्वयं अपने वन विभाग को अपने संसाधनों से उस चोरी को रोकते हुए उस चोरी द्वारा उनके द्वारा चोरों के द्वारा ले जाए गए माल को बरामदगी करनी पड़ी। वो सारा का सारा उनके द्वारा उनकी जो लॉटें थी उसी से निकाला गया माल था और उनके स्टाफ द्वारा खुद जो है वहाँ थाने में जाकर के तहरीर दी गई कि हमारे लॉटों से चोरी हो रहा है माल। तो अब ये इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ से चोरी नहीं हुआ है। एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। गौ तस्करी के आरोपी एक बदमाश को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी बरेली से हुई है। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल से मिली जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर में गौ तस्करी में संलिप्त आरोपी यूनुस को बरेली से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर जबरन गाड़ी चुराने की भी कोशिश की थी, लेकिन एक आरोपी पकड़ा गया जबकि अन्य तस्कर भागने में कामयाब रहे। देखिए, इसमें जैसा कि एसटीएफ के द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। कुछ जो फर्जी वेबसाइट्स बनी हैं जो कि केदारनाथ हेली टिकट को देने का क्लेम कर रही हैं, उन सब के विरुद्ध पहले पूर्व में लगभग 16 वेबसाइट्स डाउन कराई गई थी। अभी पिछले 2 दिनों में हमने 9 वेबसाइट्स और डाउन कराई हैं। तो सभी लोगों से अपील है कि जो IRCTC ऑफिशियल पार्टनर है
केदारनाथ हेली टिकट की बुकिंग के लिए, तो उन्हीं की वेबसाइट के माध्यम से टिकट की बुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा कोई भी अगर आप वेबसाइट गूगल या इत्यादि पर आप पाते हैं तो वो सारी फर्जी वेबसाइट्स हैं, उनके बारे में रिपोर्ट भी करें 1930। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।